हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम यूनिट 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संगम युग में समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है कि संगम युग में किस प्रकार समाज था, तो उसकी विशेषताएं बतानी है। तो इसका आंसर है, यद्यपि संगम युग में तमिल और आर्य, ये जो संगम साहित्य वगैरह थे, ये हमारे दक्षिण भारत में लिखे गए थे। तो हमारा संगम युग भी कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो यद्यपि संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृति का पूर्ण मिश्रण हो चुका था, फिर भी तमिल प्रदेश में आर्यों की चातुर्वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर वी.एम. भार्गव ने लिखा है, तमिलों में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर निर्भर था। मतलब जो व्यक्ति जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी, वह क्या था? सामाजिक रूप से सबसे ऊंचा व्यक्ति था। तो सामाजिक रूप से जीवन का स्तर भूमि के आधार पर होता था, इसलिए उन्होंने भूमि को 5 वर्गों में विभाजित कर रखा था। वन और उसके आसपास की भूमि मुलई कहलाती थी। इस भूमि के निवासी अगार कहलाते थे। दूसरी श्रेणी की भूमि पहाड़ों उसके आसपास की थी, जिसे कुरंजी कहकर पुकारा जाता था। इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवास कहकर पुकारा जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि वह थी जो समुद्र तट के आसपास होती थी। इस क्षेत्र के निवासियों को मिनवार कहकर पुकारा जाता था। पांचवा रेतीला भूभाग और वहां के निवासियों को बोरावर कहकर पुकारा जाता था। तमिल समाज को सुविधा की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ब्राह्मण, आरासार, वनीगर और वनीगर हो गया, ब्राह्मण, बल्लाल और वेल्लार, ये 5 वर्गों को तमिल ये समाज के वर्गों को विभाजित करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, संगम युग के आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि उस समय लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कार्य करते थे। तो संगम युग में कृषि में चावल, नारियल, काली मिर्च, गन्ना आदि की खेती। उद्योग धंधों में सूती, रेशमी वस्त्रों का उद्योग, बड़े गिरी का व्यवसाय, चर्म उद्योग, नमक उद्योग, लुहारों का व्यवसाय आदि उन्नत थे। व्यापार में आंतरिक और वैदेशिक दोनों व्यापार उन्नत थे। अधिकांश आंतरिक व्यापार विनिमय द्वारा होता था। रोम, मिस्र, चीन, अरब, मलय द्वीप आदि से व्यापार था। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति का विवेचन करना है कि वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान था। उन्हें सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने, शिक्षा प्राप्त करने और अपना पति चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। घोष, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि ऋग्वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां थीं। इस युग में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आ गई। अब परिवार में कन्या का जन्म बुरा माना जाने लगा। मतलब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट में जो मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो ऋग्वेद था, उसमें अलग व्यवस्था थी स्त्रियों की। और फिर जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, यानी कि उसके जो 2 पार्ट में बांटा था, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बुरी होने लगी और स्त्रियों को क्या माना जाने लगा? उनका अपमान किया जाने लगा। ठीक है, तो ये अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है, शील चित्र क्या होते हैं और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। और अथवा में दे रखा है, कंदरा कला से आप क्या समझते हैं? भारत के किन किन क्षेत्रों में इनके नमूने उपलब्ध हुए। तो ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की बहुत सी कंदराओं में अनेक चित्र प्राप्त हुए। प्राचीन भारत में लोगों ने पर्वतमालाओं की कंदराओं की दीवारों पर अनेक चित्र अंकित किए। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की अनेक गुफाओं में तत्कालीन लोगों ने हजारों चित्रों का अंकन किया है, जो बड़े सुंदर और प्रभावशाली है। इन चित्रों में शिकार की पूर्व का नृत्य, मनोरंजन के नृत्य, शिकार, गर्भवती महिला, गैंडे का शिकार, मुखौटों में नृत्य और शिकार आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। ये चित्र मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट करते हैं। उल्मेड़ा के समीप दलबन की गुफाओं में अनेक चित्र मिलते हैं, जिनमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। होशंगाबाद, पंचमढ़ी, सिंधनपुर, कबरा पहाड़, सोन घाटी, मानिकपुर आदि की गुफाओं में भी अनेक शैल चित्र मिलते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इनको पूर्वातिहासिक युग के चित्र नहीं मानते। अब 5वां क्वेश्चन है, संगम युगीन साहित्य का संक्षेप में वर्णन करना है कि संगमकालीन साहित्य क्या है। तो संगम युग में कला के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। करिकला, 7 कलाओं का पारखी था। इस युग में चित्रकला की प्रगति हुई। मकानों की दीवार पर देवी देवता और पशुओं के सुंदर चित्र बनाने की परंपरा प्रचलित थी। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों का एक संगठन था और संगम कला में मिल कवियों द्वारा रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। और ये बाकी इसमें दे रखा है संगम साहित्य के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा।
अब छठा क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम की क्या क्या उपलब्धियां थी और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, सर्वप्रथम पंजाब को जीता। चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश यूनानियों से छीन लिया। पंजाब और सिंधु विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता। इस विजय में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद सेल्यूकस के निकेटर की उपाधि धारण कर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। उसने चंद्रगुप्त के साथ संधि कर ली। अनेक प्रदेश चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। दोनों शासकों ने राजपूतों का आदान प्रदान भी किया। मौर्य के दरबार में मेघस्नी राजदूत नियुक्त हुआ और चंद्रगुप्त ने कश्मीर और नेपाल को भी जीता। बंगाल पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तर मैसूर तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, मगध, बंगाल, मालवा और गुजरात तक का भूभाग शामिल था। गांधार की मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता क्या है। तो गांधार की मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है, गांधार कला पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। तो ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में मूर्तिकला की गांधार शैली का विकास हुआ। इसका विकास गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। इस शैली के विषय में तो भारतीय है, परंतु सजावट आदि यूनानी पद्धति के, इसलिए इस कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से यानी कि भारतीय यूनानी कला के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सी कला को? गांधार मूर्ति कला। इसकी क्या क्या विशेषता है? शैली की मूर्तियाँ भूरे या स्लेटी रंग के पत्थर से, ठीक है, और चूना प्लस्तर का भी प्रयोग होता था। इस शैली की मूर्तियाँ यूनानी वेशभूषा, श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता थी। मानव शरीर की सुंदरता, रचना, मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े, सुंदर नक्काशी। 3 प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती है, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ, यक्ष, यक्षिणी और अप्सराओं की मूर्तियाँ। ये गांधार कला के बारे में ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में लिख लीजिए। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की प्रमुख विशेषता बतानी है। सांची का स्तूप मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी ऊंचाई 77 फीट और व्यास 121 फीट तथा इसके चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 11 फीट है। यह स्तूप लाल बलुए पत्थर का है। इसके खंभे तथा फलक कलापूर्ण कृतियों से अलंकृत है। तोरण द्वारों पर यक्ष यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। स्तूपों के चारों ओर 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। स्तूप और प्रदक्षिणा पथ पर वेदिका से घिरे हुए हैं और वेदिका के चारों ओर अत्यंत सुंदर द्वार है। मौर्य काल में भी इस स्तूप के अनेक अंश बने। 9वां क्वेश्चन, संगम युगीन साहित्य के संक्षेप में वर्णन करना है कि संगम युगीन जो साहित्य है वह क्या है। तो हम पहले जो हमने संगम युग के बारे में पढ़ा आप वो भी लिख सकते हो और बाकी इसमें जो आप दे रखा है वह आप लिख दीजिए। और अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, संगम युग में सामाजिक जीवन के बारे में। तो उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले समाज के बारे में देखें तो संगम युग में समाज 5 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, आरासार, वन्नीगर, वल्लार और वेल्लार। और स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्हें सामाजिक और धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ भाग लेने, नृत्य करने, व्यापार में पुरुषों का सहयोग देने की स्वतंत्रता थी। खान पान और रहन सहन, इस युग के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही थे। मांसाहार का प्रचलन अधिक था, चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। इस युग के लोग सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग करते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, मल्ल युद्ध, पासों का खेल, गोलियों का खेल आदि मनोरंजन के साधन थे। अब आर्यभट्ट कौन थे उनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। गुप्त काल में हुआ एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष था। आर्यभट्ट का जन्म 434 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ। 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की। गणित के अनेक बुनियादी सिद्धांत बताए। उसने वृत्त की परिधि के बारे में भी बताया था आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट को क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि विषयों का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने पाई के मान की गणना 3.1416 तथा सौर वर्ष की अवधि 365.335860805 दिन बताई। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने बड़ी क्रांतिकारी खोज की और आर्यभट्ट नक्षत्र विद्या, ज्योतिष तथा गणित के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे।
12वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है। गुप्त साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में करों की संख्या 18 थी, जिनमें भूमि कर प्रधानता थी। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि कर 16% से लेकर 25% तक लिया जाता था। भूमि कर अनाज के रूप में अधिक लिया जाता था, मुद्रा के रूप में अपेक्षाकृत कम। भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य साधन भी थे, जो आप देख सकते हो, धान, हिरण्य, आयात निर्यात, और ये व्यापारियों और शिल्पियों पर लगा हुआ कर, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। अब 13 क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख करना है। कुमारगुप्त के बारे में लिखना है। अब 14वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। तो स्कंदगुप्त ने युग का महान सम्राट था, वह कुमारगुप्त का पुत्र था। उसके बाद 455 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, राजकुमार के रूप में उसने पुष्यमित्रों को परास्त किया। जूनागढ़ शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि उसने नागों को भी युद्ध में पराजित किया। स्कंदगुप्त की महत्वपूर्ण उपलब्धि हुणों को युद्ध में पराजित करना थी। हुणों पर विजय से उसकी कृति समस्त देश में फैल गई। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने देवताओं के अनुष्ठानों व एक विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया। उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसने? स्कंदगुप्त ने। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में टिप्पणी लिखने की। मेहरौली स्तंभ लेख क्या है? तो मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में अवस्थित है। संबद्ध यह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय पर राष्ट्रमंत्री वीरसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्राचीन सप्त सिंधु देश की 7 नदियों को पार कर वाहिक देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की। इस अभिलेख से पता चलता है कि जब गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यय, नरेश, समतल, दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में इकट्ठे होकर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने बलपूर्वक पराजित कर दिया था। अब 16वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला किस प्रकार की थी? तो गुप्त काल में स्थापत्य कला की विशेष उन्नति हुई। गुप्त सम्राटों ने अनेक राजमहलों, मंदिरों, भवनों आदि का निर्माण करवाया। गुप्तकालीन मंदिरों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है: बुमरा का शिव मंदिर, जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर स्थित विष्णु मंदिर, अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावर मंदिर, बोधगया का महाबोधि, ये सभी मंदिर प्रमुख हैं। गुप्तकालीन साहित्य विकास पर प्रकाश डालना है कि गुप्तकालीन साहित्य विकास किस प्रकार हुआ। तो गुप्तकालीन साहित्य विकास में गुप्तकालीन महाकाव्य, खंड काव्य की उन्नति हुई। कालिदास इस युग का महान कवि था और नाटककार भी था। उसने कुंभार संभव, रघुवंश नामक 2 महाकाव्य और मेघदूत और ऋतुसार नामक 2 खंड काव्य लिखे। उसने मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम मौरिशियम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटक लिखे। हरिसेन ने पर्याग प्रशस्ति की रचना की। विष्णु शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की रचना इसी युग में की थी। 18वां क्या क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन कृषि का महत्व की विवेचना करने की। किस प्रकार गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था थी, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना आप, और मैं दूसरा क्वेश्चन समझाऊँ। अब ये 19वां क्वेश्चन, गुप्त काल में साहित्य के विकास का वर्णन करना है कि साहित्य की उन्नति। गुप्त काल में साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस युग में संस्कृत भाषा और साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। इस युग में महाकवि कालिदास हुए, जिनकी रचनाएं विश्वविख्यात थी। कालिदास ने रघुवंश, मेघदूत, कुमार संबंध, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविका, अग्निमित्र आदि ग्रंथों की रचना की। इनका संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शूद्रक तथा विशाखदत्त भी गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार थे। शूद्रक ने मृच्छकटिक नामक नाटक की रचना की तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नाटक लिखे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका अनुवाद संसार की 50 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। अमरसिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अब गुप्तों के उदय का संक्षिप्त वर्णन लिखना है कि गुप्त किस प्रकार से उदय हुआ गुप्तों का। तो इतिहासकार गुप्तों आदि के स्थान पर एकमत नहीं है। कुछ ने इनका स्थान मगध, तो कुछ ने प्रयाग और कुछ ने साकेत माना। डॉक्टर गांगुली ने ठोस तर्कों के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान बंगाल बताया। डॉक्टर गोयल गुप्तों का मूल स्थान प्रदेश का पूर्वी भाग और अतः मानता है कि गुप्त आदि स्थान पूर्वी भारत था।
गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक आदिराज महाराज गुप्त था। उसका नाम श्रीगुप्त भी बताया गया है। विद्वानों में मतभेद है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त अथवा केवल गुप्त था। अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि गुप्तों के आदि पुरुष का नाम केवल गुप्त था। गुप्त के साथ ही श्री शब्द सम्मान सूचक था। महाराज गुप्त के विषय में कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता है। ये सभी गुप्तों के उदय के बारे में है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जो कुछ खास नहीं है पर फिर भी पढ़ लेना। अब गुप्त साम्राज्य की वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब 21वां क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की, प्रजा सुखी थी तथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म से च्युत हो अथवा निधनता से पीड़ित रहा हो। चीनी यात्री फाहियान भी शासन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इतिहासकार V.M. स्मिथ ने यहाँ तक लिखा है कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं। शासन प्रबंधन केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का शासन एवं नगर एवं ग्राम शासन में विभाजित था। केंद्रीय शासन में सम्राट एवं मंत्री, सचिव और अमात्य और पदाधिकारी थे, जिसके सलाह से वह शासन का प्रबंधन करता था। समस्त केंद्रीय शासन कई विभागों में संगठित था, जिन्हें अभिकरण कहते थे और जिनका प्रबंध मंत्री, अमात्य, कुमारमात्य, युवराज और कुमारामात्य आदि करते थे। ये गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। अब गुप्तकालीन वाणिज्य एवं व्यापार की प्रगति के बारे में बताना है। गुप्तकालीन वाणिज्य और व्यापार की प्रगति किस प्रकार हुई? तो गुप्त काल में आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। भड़ोज, उज्जैनी, विदिशा, बनारस, पाटलिपुत्र, प्रयाग, कौशाम्बी, पेशावर, मथुरा आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इस समय जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक था। गुप्त काल में विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार भी जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। पूर्व में तमिल ताम्रलिप्त एक अच्छा बंदरगाह था। चीन, लंका, इंडोनेशिया आदि के व्यापारिक जहाज यहाँ से आते जाते थे। अब फाहियान के बारे में लिखना है 23वां क्वेश्चन में। ये एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था। और 24वां क्वेश्चन है, हेनसांग कौन था? उसने हर्ष और उसके समय के विषय में क्या वर्णन छोड़ा है? तो उसके बारे में लिखना है कि हेनसांग का जन्म लगभग 600 ईसा में होनान फू के निकट एक नगर में हुआ। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने 19 वर्ष की आयु में सन 629 ईस्वी में अपने 2 साथियों के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया। वह भारत में लगभग 15 वर्ष रहा तथा हर्ष और उसके समय के विषय में बहुत वर्णन छोड़ा। हेनसांग ने हर्ष के लिए लिखा है कि राजा के लिए दिन का विस्तार उसके कार्य के लिए सर्वथा स्वल्प है। उसने समय को 3 भागों में बांट रखा था, जिसमें से एक भाग वह राज्य कार्य करता था, शेष 2 भागों में वह धार्मिक कार्य करता था। वह अथक परिश्रमी था और जनसेवा में खाना पीना और सोना तक भूल जाता था। ये हमारे बस इतने ही क्वेश्चन हैं यूनिट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यूनिट 4 हो गई है। यूनिट 5 के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे।